तो हम लोगों ने आई थिंक हम सभी ने कोई भी मतलब मई बैच का नहीं है, शायद सभी लोग अप्रैल बैच के होंगे, जिसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर सबने शायद किया है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक एक्सटेंट तक कर लिया है आई गेस। हाँ सर। कोई ऐसा है हाँ जिसका सर, एटॉमिक ये। स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हुआ है? बिल्कुल ही। कौन है कौन है? अच्छा है, क्या नाम है बच्चे, नाम बताओ। अगर बोल सकते हो या चैट कर सकते हो तो नाम बता दो। ओके ठीक है, चलो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब कुछ लोग हैं जिनका एटॉमिक नहीं हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग जिस चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट है। और जो तुम्हारा एटॉमिक का रिमेनिंग पोर्शन है वो थोड़ा सा जो न्यू बैच के बच्चे हैं वो थोड़ा सा पीछे का कवर अप करके एटॉमिक में बराबर आ जाएं। बाय द टाइम हम लोग मोल कंटिन्यू कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके सब लोग जब बराबर आ जाएंगे तो हम लोग रिमेनिंग पोर्शन ठीक है सब एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो बाय द टाइम हम लोग ये शुरू कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, जिसका क्या है कि ये आज पहला क्लास है ना इस बैच का? एक मिनट। हाँ 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 हाँ, फर्स्ट बैच है, फर्स्ट क्लास है। तो सर हमें सुबह वाले क्लासेस अटेंड नहीं करने हैं अभी? सुबह वाले क्लास में सुबह वाले क्लासेस अटेंड करने हैं क्या अभी, जो मॉर्निंग में हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, तुम्हें सुबह वाले क्लास में अटेंड नहीं करना है। तुम्हें जो है सिर्फ ये एक बैच फॉलो करना है जिसमें तुम्हें असाइन किया गया है। कोई एक्स्ट्रा बैचेस तुम्हें अटेंड नहीं करने हैं। जो लोग न्यू बैच के बच्चे हैं, मतलब जो लोग ने लेट एडमिशन लिया है, उनको ऐसा हो सकता है कि फॉर 2-3 वीक्स जो थोड़ा पुराना पोर्शन हमारा कवर हुआ एटॉमिक का, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सेशंस रख के उनका कवर अप करवाया जाए। ठीक है, बाय द टाइम तुम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है, तो बस एक बैच पे स्टिक करना है। तुम्हारा टाइमिंग यही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा टाइमिंग यही रहेगा, थोड़ा ध्यान रखना है तुम्हें कि कुछ तो अभी हम लोग को एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा, अगर तुम्हें कुछ भी जरा सा आयोटा भी कंफ्यूजन है तो तुम तुरंत जॉय सर को या किसी को अपने सेंटर इंचार्ज को एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा इन लोगों को करवाया जाएगा प्रीवियस बैच को। ठीक है, एक्स्ट्रा सेशन। तो हम लोग को भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं करवाने के? ठीक है, तो खैर हम लोग अपना जो काम शुरू कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, किन लोगों को नहीं, तुम्हारा जो संडे के टेस्ट में आएगा पोर्शन तो तुम्हें ग्रुप पे अपडेट किया जाएगा। ठीक है, इस कमिंग संडे को तुम्हारा एटॉमिक का टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है। और क्या बोलते हैं, नहीं सुनो, हो रहा है रिकॉर्डिंग, ग्रुप पे रिकॉर्डिंग डाल देंगे बच्चे। तो इस जो है संडे को तुम्हारा टॉपिक वाइज टेस्ट है एटॉमिक का, और उसमें तुम्हारा एमिशन स्पेक्ट्रम जो हमने लास्ट पढ़ा था वहां तक आ रहा है। ठीक है, डिब्रॉय और हाइजेनबर्ग नहीं आ रहा है। ओके सर। ठीक है, डिब्रॉय और हाइजेनबर्ग नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। साउंड लैग हो रहा है कि बच्चों, आवाज आ रही है ना ठीक ठाक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, जो बोल रहा है मुझे तो ठीक ठाक दिखा रहा है कनेक्शन बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा 36 शायद थोड़ा तुम्हारा इंटरनेट थोड़ा सा वीक हो सकता है। ठीक है, हम रिमेनिंग चैप्टर कवर करेंगे जब एक बार थोड़ा सा पीछे के बच्चे इसके बराबर आ जाएं। तब तक हम न्यू चैप्टर में सब साथ करते रहेंगे। ठीक है, हाँ ये नया चैप्टर है। थोड़ा सा तुम्हें और बता दूं कि अगर तुम्हारे पास नई कॉपी का अरेंजमेंट है तो तुम नया चैप्टर उस न्यू नोटबुक पे स्टार्ट कर सकते हो। अगर पुराना ऑलमोस्ट भरने को आ गया है तो अच्छी बात है। सर अब आपकी तो आवाज थोड़ी हो रही है, लैग हो रही है। आवाज लैग हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं यार, ठीक ठाक कनेक्शन नहीं हो रही सर। मेरा तो सर ठीक है आवाज, क्योंकि 100 kbps से ऊपर कनेक्शन पे तो ठीक रहता है। 100 दिखा रहा है मुझे यार। अच्छा तो मेरा स्पीड नहीं है, आई एग्री, बट डिसेंट इनफ तो है। ओके, नॉन एंटी में अगर थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट हुआ है, नॉन एंटी में थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट हुआ है तो वो थोड़ा सा साथ में बैठ के एक बार दोबारा सुन लें। ठीक है,
और आई एग्री कि वो बहुत ठीक है टॉप ऑफ द इंटरेस्टिंग टॉपिक तो नहीं है। अच्छा, आवाज अगर फिर भी लैग हो रहा है, ज्यादा लोग तो बताना, हम लोग स्विच कर लेंगे उस पे व्हाइट बोर्ड शेयरिंग पे स्विच कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम लाइव क्लास से करते तो अच्छा रहता। मुझे तो आराम है, वहां मुझे लेट के पढ़ाना, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। ठीक है, बताना भाई। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये एक्चुअली तुम्हारा 8, 9, 10th के अंदर क्या है, थोड़ा बहुत कवर हो चुका है, काफी कुछ कवर एक्चुअली हो जाता है। ठीक है, 8, 9, 10 ठीक है, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट वाइज तुम्हें आइडिया है कि इसके अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग एटम का मास मेजर करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग, ठीक है, फ्रॉम दिस स्टफ। और स्पेशली आईसीएसई बोर्ड वगैरह को थोड़ा ज्यादा आइडिया रहता है। ठीक है, इसलिए वो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो है जनरली, ठीक है, अब ज्यादा शो ऑफ करते पाए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा था कि थोड़ा ओल्ड स्टोरी क्या है भाई इसमें, वो ये है कि सब लोग बोलते थे, जो हमारे प्रीवियस सो कॉल्ड साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट कम फिलोसोफर्स ज्यादा थे। जो तुमने पढ़ा होगा, उनका ऐसा मानना था कि मैटर जो है वो एक्चुअली सॉर्ट ऑफ पंच तत्व, वो फायर अर्थ वाटर वगैरह से मिलके बना है। ठीक है, ऐसा कुछ उनका ऐसा थ्योरी था, रैंडम थ्योरी ऑफकोर्स। ठीक है, ऑफकोर्स का कोई साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं था। ठीक है, तो दे जस्ट सेड समथिंग, जो उनको ठीक लगा ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, थ्योरी इतना स्ट्रांगली रूटेड है हमारे मन में कि आज भी बहुत सारी रिलीजियस मैथोलॉजिकल जो हमारी बिलीव्स हैं वो सब इसी के ऊपर रूटेड है कि भाई इन्हीं जो है 5 चीजें सब कुछ मिलकर बना है। तो तो भाई उसके बाद में क्या है कि थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच लेते हुए, ठीक है, मैटर के अंदर का स्ट्रक्चर जिसने पहली बार कॉन्क्रीट वे में एस्टैब्लिश किया, दैट वाज एक्चुअली डाल्टन। तो डाल्टन की कुछ थ्योरीज हम लोग 8, 9, 10 में पहले पढ़ चुके हैं, जिसको हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। और इसके 4-5 पॉइंट्स थे, हम लोग को मालूम है। मैं फॉर्मेलिटी के लिए पॉइंट्स लिख रहा हूँ और मैं शायद यही मालूम है कि वो पॉइंट्स कितने सही है और कितने गलत है। तो वो जो पॉइंट्स हैं वो, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे लिस्ट डाउन करूं शायद सबको याद होगा। फर्स्ट पॉइंट क्या था भाई हमारे पास में कि मैटर जो है, ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। बहुत ही ब्रीफ में बस मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, तुम भी कॉपी कर सकते हो भाई। फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं एक बार फिर से हम लोग। तो मैटर इज मेड अप ऑफ इनडिविजिबल एटम्स, इनडिविजिबल एटम्स। ठीक है, और साथ में मैं ये नोट डाउन करता चाहता हूँ कि भाई ये पॉइंट सही है या गलत है। ठीक है, ये भी मुझे बता दो। ऑब्वियसली पॉइंट क्या है, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। तो फॉल्स। पॉइंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और रीजन हम जानते हैं कि अब भाई ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और जो है कितने सारे सब एटॉमिक दूसरे पार्टिकल्स जिसमें हमने फर्दर और ब्रेक किया है, इनको भी ब्रेक कर करके देखा है। ठीक है, और हमें Leptons। मालूम नहीं कि कमिंग फ्यूचर में हम फर्दर ब्रेक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लैप्टॉन्स, बारियॉन्स और क्वार्क्स और पता नहीं क्या क्या हम लोगों ने उसको तोड़ के निकाल लिया है। ठीक है, मैं एक बात देखो यहाँ बोलूंगा कि हम एक के बाद एक पॉइंट लिख के डाल्टन की बेइज्जती तो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, हम लोग इट्स लाइक अ, ठीक है, ह्यूमिलिएशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बट मैं साथ में एक चीज बताऊंगा कि हमारे सारे मेजोरिटी ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन में एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स जो हैं यही हमारे काम आएंगे। ठीक है, यही हमारे काम आएंगे। जस्ट बिकॉज उसके अंदर कोई जरा से पॉइंट पे फेलियर है या थोड़ा सा किसी और कंडीशन में एक्सेप्शन है, ठीक है, तो एब्सोल्युटली अगर बोला जाए तो ये पॉइंट सही नहीं है। ठीक है, बट रिलेटिवली बोला जाए तो 99% केमिस्ट्री में यही पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पे एक्चुअली केमिस्ट्री का सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। तो सेकंड पॉइंट क्या था भाई इसका? ठीक है, मतलब वो ये बोलता था कि जैसे मैं एक सिली सा, देखो मैं ठीक है एनालॉजी दूं, तो एक्चुअली कुछ ऐसा था कि वो ये बोलता था कि आप दूर से अगर आप देखते हैं मैटर को, जैसे मैंने अपने हाथ में कुछ होल्ड किया है, ठीक है, तो वो क्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो दूर से हम देखते हैं मैटर को, तो ये मैटर किस चीज का बना है, तो किसी ने कुछ बोल दिया कि भाई इसके अंदर फायर अर्थ वाटर से कुछ, ठीक है, स्टर करके बना दिया है। ठीक है, लेकिन वो बोलता है, डाल्टन बोलता है कि अगर आप इसे पास में देखेंगे लाके और आप इसे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, यू माइट बी एबल टू सी एक्चुअली थर्मोकोल का पीस है। जैसे इसके अंदर थर्मोकोल के एटम्स एक्चुअली, ठीक है, ये पार्टिकल थर्मोकोल के स्टैक्ड अप है। ठीक है, थर्मोकोल के पार्टिकल स्टैक्ड अप है। आई डोंट नो कैमरा कैसा है तुम्हारा। शायद थोड़ा बेटर हुआ। अगर जो इसमें एक्चुअली पार्टिकल्स
ठीक है, पैक्ड अप हैं, तो वैसे वो बोल रहा है कि इसके अंदर एटम्स जो है पैक्ड अप हैं, ठीक है, वैसे इसके अंदर एटम्स पैक्ड अप हैं। और वो बोलता है कि जैसे मैं इसका इसका जो मैं एक जो है पार्टिकल में तोड़ के इसका, ठीक है, इसके अंदर से निकाल लेता हूँ ये, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये एक पार्टिकल जो है उसका मतलब थीम क्या था कि दिस वन पार्टिकल कांट बी ब्रोकन फर्दर, तुम इसको और नहीं तोड़ पाओगे, बस ये इसका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, ये इसका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो अगर तुम इसका एक एटम निकाल लेते हो तो जो प्रॉपर्टीज इस बल्क की हैं वो प्रॉपर्टीज इसके अंदर होल्ड करेंगी। जो केमिकल रिएक्शन ये दिखाता है वो केमिकल रिएक्शन ये दिखाएगा। तो स्मॉल ये उसका स्मॉल इंडिविजिबल वो वाला एंटिटी है जो उसका, ठीक है, जो इसका ट्रू एसेंस जो है अपने अंदर होल्ड करता है, ठीक है, दिस होल्ड्स द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बल्क। तो कार्बन सैंपल लिया जाए या कार्बन एटम लिया जाए, कार्बन एटम वैसी ही चीजों को रिस्पॉन्ड करेगा जैसे पूरा सैंपल करता। ऐसा उसका बोलने का थीम था। अब ये बात अलग है, हमने उसकी बोल बोल के वाट लगा दी, बाल की खाल निकाल दी, उसको और फाड़ फाड़ के अलग अलग कर लिया। लेकिन एज सुन एज आई स्प्लिट इट अप, जैसे ही मैं उसको तोड़ता हूँ तो अब वो कार्बन नहीं है, अब वो और कुछ है, समझ रहे हो? तो ठीक है, चलो, तो ये उसका एक्चुअली फर्स्ट पॉइंट था कि भाई वो उससे एक्चुअली मिलके बना है, ठीक है। एंड डू यू नो, उसने जो अपनी थ्योरी दी सारी, ठीक है, तो वो अपने लाइफ टाइम में कभी एक्चुअली एटम देख नहीं पाया, देख तो एटम आज भी नहीं पाए, ठीक है। वो अपने लाइफ टाइम में उसने बिना किसी माइक्रोस्कोप और जो है बिना किसी साइंटिफिक अपैरेटस के, ठीक है, इमेजिन द जीनियस जिसको हम लोग आज ऐसे थोड़ा बहुत बेइज्जत कर रहे हैं, उसने बिना किसी माइक्रोस्कोप, ठीक है, और बिना किसी चीज के सिर्फ पेन पेपर लेके उसने प्रूव कर दिया कि ये जो है सारे पॉइंट सही होते हैं, ठीक है। सिर्फ पेन पेपर पे सिंपल ऑब्जर्वेशन से उसने ये कंक्लूजन निकाला। तो कंक्लूजन उसने कैसे निकाला ये हम लेटर ऑन देखेंगे, और तो कुछ यूज नहीं बचा आज उसका देखने का, और फिर भी हम देखेंगे कि डाल्टन कैसे इस पे अराइव हुआ होगा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन पे। सेकंड ऑब्जर्वेशन भी बहुत ही सिंपल है। वो बोल रहा है कि जैसे आपने इसके अंदर ये एक पार्टिकल तोड़ा है, वैसे आप इसमें से कोई भी पार्टिकल तोड़ेंगे तो वो इसके क्या रहेगा बताओ, बिल्कुल आइडेंटिकल रहेगा। तो उसका दूसरा बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था दैट ऑल एटम्स इन अ प्योर सब्सटेंस, एक प्योर सब्सटेंस के अंदर, ठीक है, जिसको प्योर सब्सटेंस को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय प्योर सब्सटेंस? तो बाय प्योर सब्सटेंस वी एक्चुअली मीन एलिमेंट। तो सारे एटम्स एक प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं बताओ, आर कंप्लीटली अलाइक, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आर कंप्लीटली अलाइक इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ मास, शेप, साइज, ठीक है, इन सब में कंप्लीटली अलाइक होते हैं सारे पार्टिकल्स। इसके अंदर इसमें कुछ गलती है क्या भाई, बोलो? आइसोटोप्स का हाँ, आइसोबार्स। गलत करने में तो हम बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। आइसोबार्स में यहाँ पे नहीं बोलूंगा बच्चों, सुनो, आइसोबार में तो क्या है कि तुम एक्चुअली एलिमेंट चेंज कर रहे हो ना। तो आइसोबार में क्या है, तुम नाइट्रोजन और कार्बन को लेके आओगे, तो वो तो दूसरा थर्मोकोल है जिसका साइज ही अलग अलग है। मतलब आइसोटोप एक्चुअली ट्रू वर्ड प्रॉपर सेंस में गलत करने के लिए तो आइसोटोप है हमारे पास। तो आइसोटोप की पता है प्रॉब्लम क्या है? आइसोटोप की प्रॉब्लम ये है कि आज हम जानते हैं कि जब तुम अगर एक प्योर कार्बन का सैंपल लेते हो, सुनो, तो इसको अगर तुम बहुत जूम करोगे तो तुम्हें इतने सारे सैंपल में से एक एटम ऐसा मिलेगा, ठीक है, तुम्हें ये एक एटम ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो कि एक्चुअली क्या होगा बताओ, ठीक है, वो एक्चुअली कार्बन 13 होगा। तो सारे के सारे कार्बन जो हैं वो एक्चुअली वो जो है सबके सब क्या है बताओ, C12 है, बस ये एक क्या है, C13 है। अब तुम जितना बड़ा सैंपल लोगे उसमें एक्चुअली क्या होगा, रीजन रीजन जो तुम पूछ रहे हो यार, मैं बताऊं तो शायद अभी उसे डिस्कस करना इररिलेवेंट हो जाएगा। नेचर ने क्या है कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कुक किए, ठीक है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कुक किए, तो वो क्या है, कुक करते समय, ठीक है, जैसे सन जो है ना, सन को तुम समझो एज ए सन क्या है, सन एक तुम्हारे मॉम की किचन का एक भगोना है जिसमें एक्चुअली खाना कुक हो रहा है। तो रॉ मटेरियल उस खाने को कुक करने वाला क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन है। और एज टाइम पासेस वो हाइड्रोजन एक्चुअली कंबाइन होके कुछ नए नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ठीक है, कुछ नए सब्सटेंस में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो तुम न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को कंबाइन करके जब पैक करते हो तो बीच बीच में क्या है कि न्यूट्रॉन का रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो
6 प्रोटॉन्स मुझे चाहिए कार्बन के लिए, तो 6 प्रोटॉन्स के साथ में 6 न्यूट्रॉन्स आएंगे। ये जनरली ये बात सही है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। कभी कभी गलती से 7 न्यूट्रॉन पैक हो जाते हैं, कभी कभी गलती से 8 न्यूट्रॉन पैक हो जाते हैं, तो पैक होकर रवाना हो जाता है वो, लेकिन उसे बोला तो अभी भी कार्बन जाएगा ना, बिकॉज किसी भी एलिमेंट का सिंबल जब हम देते हैं, सिंबल सी मीन्स व्हाट, बताओ। कार्बन का मतलब है प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें 6, लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं इसका कोई इंफॉर्मेशन कभी इस सिंबल में नहीं आता। इसके न्यूट्रॉन 7 रहेंगे, 8 रहेंगे, ठीक है, 6 रहेंगे, तीनों ही केसेस में उसे एक्चुअली कार्बन ही बोला जाएगा। तो अब वो 7 प्रोटॉन, 8 प्रोटॉन या 6 प्रोटॉन क्यों पैक होते हैं, इसका आंसर तो तुम्हें शायद है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर ना पढ़ के, ओके, लाइट कट ऑफ पनवेल का बैंडविड्थ लो है, हाँ सही बोल रहे हो। एक्चुअली आज मेरे यहाँ पे भी सब जगह पावर कट्स हैं, तो मैं इसलिए मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि कभी कुछ इशू हो जाए तो पता नहीं है मुझे। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा, नाम बोलो भाई। 34 क्या नाम है? 34 नंबर बताओ बताओ बता दो। किसी को ऐसा ऐसे कोई अगर दिक्कत है तो तुम, दो चीजें हैं, हम देखो हम बहुत सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। स्क्रीन शेयरिंग नेक्स्ट टाइम स्क्रीन शेयरिंग करना है, स्क्रीन शेयरिंग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ स्क्रीन शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। अभी ये देख लो, इस बार तो देख लो। मैं वैसे भी देखो अपनी शक्ल तो बाहर ही रखता हूँ ज्यादातर, अगर तुम मुझे देख के डर जाओ तो ठीक है, अभी तो चल रहा है काम ना। हाँ यार बैंडविड्थ मेरा लो हो गया एक्चुअली, थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। नजर लगा दी तुम लोगों ने। ओह शिट। नहीं वीडियो पॉज नहीं हुआ है, मेरा मेरा बैंडविड्थ काफी लो हो गया है। वाईफाई के नीचे खड़े हैं यार, अब इसके पास कैसे जाएं। हाँ बैंडविड्थ काफी लो हो गया है। हम्म। अच्छा ठीक है। बोलो अभी ठीक है क्या गाइस, अभी दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अच्छा ठीक है, अगर वापस दिक्कत हो तो बताना, तो हम लोग फिर स्क्रीन शेयरिंग चले जाएंगे। किसी को प्रॉब्लम ऐसा ज्यादा रहता है तो एक बार यार हाँ एक बार जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देखना, ठीक है, फिर भी जो रहता है हम लोग उसको अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है गाइस। देखो चलो, तो खैर हम लोग ये बोल रहे थे कि आइसोटोप्स जो है वो क्यों बनते हैं, इसका रीजन तो खैर अभी हम लोग क्या डिस्कस करें, ठीक है, लेकिन बस ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ
ठीक है, ऐसा कुछ मीनिंग है इसका कि कार्बन 612, कार्बन 13, कार्बन 614, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं जो सेम एलिमेंट के हैं, लेकिन फिर भी इनके एटम्स जो हैं वो मास में अलग अलग हैं। ठीक है, तो अच्छा यहां तक लिख लो जल्दी से, देखो मैं ऊपर का हटा रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट भी बहुत क्लियर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, all atoms of different elements, ठीक है, are different in all respects, और ये भी तुम्हें पता है कि ये फॉल्स क्यों बोला जा सकता है? आइसोबार्स की वजह से बोला जा सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन 714 और 14 का सेम है, तो इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और उसका आखिरी पॉइंट था, वो भी जो है, ठीक है, वो थोड़ा रॉन्ग था। वो क्या था भाई? इसको लिखना है, देखो जल्दी से साथ में लिख सकता है, आई वुड से फॉर्मेलिटी के लिए लिख ही लो। लास्ट पॉइंट क्या था बताओ? फोर्थ, डेफिनेट प्रोपोर्शंस। नहीं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब वो कन्वर्ट हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में, हाँ, केमिकल रिएक्शन। हाँ, तो वो जो उसका लास्ट पॉइंट था, ठीक है, वो एक्चुअली था कि ड्यूरिंग एनी रिएक्शन, ठीक है, अब उस समय तो क्या है कि देखो न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन का इतना हमें फाइन नॉलेज नहीं था। उसका मतलब था ड्यूरिंग एनी रिएक्शन और चेंज, ठीक है, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स आर कंजर्व्ड, ठीक है, बेसिकली मास कंजर्वेशन का पॉइंट है। एटम्स आर कंजर्व्ड या मास आर कंजर्व्ड, ठीक है, एंड दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो हमें अगेन पता है कि शायद ये आज गलत है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली फॉल्स। आइंस्टाइन इक्वेशन, किससे? आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc स्क्वायर सर, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें पता है कि सुनो, अगर जो है हमारी, देखो हमारी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या है कि तो हमें पता है कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस से जो CO2 गैस बन रहा है, ठीक है, इस पे ये लॉजिक ट्रू साउंड करेगा, इस पे लॉजिक सही रहेगा, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, अगर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन होती जिसके अंदर जो है मतलब जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से बेरिलियम के ऊपर जो अल्फा पार्टिकल मारा था न्यूट्रॉन डिस्कवरी में, शायद हम लोगों ने कहा होगा, बेरिलियम के ऊपर एक अल्फा पार्टिकल हमने जो है बॉम्बार्ड किया और इससे कार्बन का न्यूक्लियर बन गया, ठीक है, और एक न्यूट्रॉन बाहर आ गया। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें सब जगह ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी कि तुम अगर लेफ्ट हैंड साइड का मास एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो मास ऑफ LHS is not equal to mass of RHS. Mass of LHS is not equal to mass of RHS. Mass of RHS. तो अब देखो प्रॉब्लम क्या है। सही सेंस में बोला जाए तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होल्ड करता है क्या? नहीं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन होल्ड नहीं करता। लेकिन मुझे बताओ, तुम हिस्ट्री अर्थ पे पढ़ते हो, हम लोग जहां रहते हैं वहां पे हाउ मेनी टाइम्स डू यू एनकाउंटर दीज रिएक्शंस? कुछ भी नहीं दिख रहा। ऑलमोस्ट निल। सर वीडियो क्वालिटी खराब हो गई और आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अच्छा हाँ, ठीक है, सुनो, अच्छा सुनो गाइस, सुनो, मैं जो है एक बार तुम लोग मीटिंग में रहो, ठीक है, तुम यहाँ तक कॉपी करो, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे इसको जा रहा हूँ, ठीक है। सर बोर्ड ओके, बिल्कुल नहीं सर। दिख रहा है, पूरा सर पिक्सेलेटेड। बोर्ड बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। एक मिनट रुको।
नाही आता स्क्रीन शेअरिंग ओके गाइस, सुनो सुनो, अभी मैं देखो उस पे जा रहा हूँ स्क्रीन शेयरिंग पे। हाँ, अभी जो है स्पीड काफी तेज है अभी। इट इज 250 kbps। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग पे जा रहा हूँ, तुम लोग इसी में रहो मीटिंग में। ठीक है, तुम यहाँ तो कॉपी करो, तो मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। तो रोज लेक्चर खत्म होता है यार। प्रॉब्लेम ते नाही आहे, प्रॉब्लेम हे आहे की मला 8 वाजता उठायला लागला आज। हाँ हाँ 10 वाजता उठला तर ठीक झालं। हेलो, हाँ, सबको आवाज आ रही है भाई? हाँ सर। ओके, चलो। हमारी किस्मत में स्क्रीन शेयरिंग है भाई। चलो ठीक है। तो हम लोग तो वो तो 4 पॉइंट हमने देखे,
ठीक है, उसके अंदर वो हमको चारों पॉइंट और उसमें कुछ मिस्टेक्स हमको मालूम है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब जब इमीडिएटली डाल्टन ने थ्योरी प्रपोज की, तो क्या है कि डाल्टन की थ्योरी प्रपोजिशन पे जो उसके पास इमीडिएट चैलेंज थे वो एक्चुअली क्या थे। तो सबसे सबसे जो पहला चैलेंज है, ठीक है, वो एक्चुअली ये था। ठीक है, तुम इसके आगे लिखना कंटिन्यू कर सकते हो भाई। ठीक है, तो जो चैलेंजेस, ठीक है, पोज्ड जो थे उसके सामने, वो थे कि अगर अगर सारा का सारा मैटर, ठीक है, जो कि हम लोग इसको देख रहे हैं इस तरह से, अगर वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, अगर वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से इफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर तुम्हें दिया जाए, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मैटर तुम्हें दिया जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 12 ग्राम कार्बन, सपोज तुम्हें 12 ग्राम कार्बन दिया जाए, तो उसको इमीडिएटली पूछा गया कि अगर आपकी थ्योरी सही है तो फिर 12 ग्राम कार्बन के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ हमारे पास क्या होगा बताओ, एक फिक्स नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स होंगे, तो वो कितना नंबर है ये बताओ। और अगर तुम बोल रहे हो कि भाई ये सारे के सारे जो हैं एटम से मिलके बने हैं और हर जो है एटम जो है हर एक एलिमेंट का यूनिक होता है, तो उसके अंदर, ठीक है, व्हाट इज द मास साइज, ठीक है, ऑफ दैट एटम, उस जो है एटम का मास साइज वगैरह क्या है वो बताओ। ये इमीडिएटली दो प्रॉब्लम्स उसके सामने रखे गए कि अगर आपकी थ्योरी सही है, ठीक है, तो गिव अस दीज डेटा कि इनका वैल्यूज क्या है, ठीक है, एंड हाउ विल वी फाइंड देम। ठीक है, हाँ, हम लोग बोर्ड का फोटोज भेजेंगे अभी। तो अच्छा मुझे बताओ कि आर बोथ दीज प्रॉब्लम्स इंटररिलेटेड, क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं क्या? आर दीज प्रॉब्लम्स इंटररिलेटेड? फिर मास एंड नंबर ऑफ एटम्स है। हाँ, मे भी क्यों, हमको तो क्लियरली दिखना चाहिए कि वो इंटररिलेटेड है कि नहीं है। क्या ऐसा है कि मुझे दोनों में से सिर्फ एक ही ढूंढने की जरूरत है, दूसरा अपने आप मिल जाएगा मुझे? डिवाइड करोगे तो दूसरा Yes, चीज sir. आती है। हाँ हाँ, सर, एक से डिवाइड करोगे तो दूसरा निकल जाएगा ऑब्वियसली। तो आर दीज प्रॉब्लम्स इंटररिलेटेड? उसका आंसर है यस, एंड फाइंडिंग वन एक्चुअली गिव्स यू द अदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि पहले व्हाट डू यू थिंक कि पहले क्या निकाला गया होगा? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, ठीक है, which is easier to calculate, which is feasible to Mass. calculate? मास mass of atom. atom. yes, इसमें तुम सब यूनानिमसली सही हो कि मैं वो थर्मोकोल का पीस लेके अगर बैठूं, अरे बाप रे बाप 36 ने एकदम उल्टा आंसर दे दिया है। अरे अगर मैं वो थर्मोकोल का पीस लेके बैठूं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है यार कि देखो ये ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे पीस लेके बैठूं और मैं इसके अंदर, अगर इसके अंदर भी काउंटिंग में जाऊंगा, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं दिन भर बैठ के इस पीस के एटम्स गिनता रहूं, ठीक है, डू यू थिंक ऐसी कोई हमारे पास काउंटिंग टेक्निक थोड़ी थी? वी डिडंट काउंट थिंग्स अप, हमने गिन के नहीं निकाला था वो। इसमें से ज्यादा फिजिबल ऑब्वियसली जो है, ठीक है, मास कैलकुलेशन है। तो मास ऑफ एटम कैलकुलेशन जो है ये इसका की है, इस, ठीक है, is easier and this was the thing that actually solved the mystery and started mole concept। ठीक है, तो एक बार जरा इसे कॉपी करो, तो इसका मतलब तो भाई सब कुछ सॉल्व हो गया। फिर सॉल्व क्या हो गया भाई? डाल्टन ने बोल दिया कि आप जाइए भाई, वो एक एटम निकाल के उसका मास मेजर कर लीजिए और बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। Was this the solution? क्यों भाई गाइस, रियली ये ऐसे हो जाएगा क्या? तो मास मेजर कर लोगे क्या? नहीं सर, ऑब्वियसली ऐसे एक एटम का कैसे आसानी से कैसे नहीं हो पाएगा ना। हाँ सही बात है भाई, 006, अब बिल्कुल सही बात है, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बिना डिस्कवर नहीं होगा। तो मैं जो आगे का थ्योरी तुम्हें पढ़ा रहा हूं वो सब थ्योरीज हैं, वो सब ठीक है, फैक्ट्स हम लोग ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है, बट आफ्टर ऑल, ठीक है, आफ्टर ऑल एट द एंड इट ऑल कम्स डाउन टू द पॉइंट कि जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल बड़ा अचीवमेंट ना किया जाए तब तक वो सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं, देखो।
ठीक है, तो व्हाट केम आफ्टरवर्ड्स वाज कि ठीक है, डाल्टन ने थोड़ा सा टाइम पास करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो देयर वर फ्यू डेवलपमेंट्स जो एक्चुअली होने शुरू हुए। सबसे पहला डेवलपमेंट था कि रिलेटिव एटॉमिक मास, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ये सब डेवलपमेंट्स भी हम लोग जानते हैं। एनर्जी टू मास कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू एनर्जी मास इक्वेशन, एनर्जी टू मास कंजर्वेशन, एनर्जी मास कन्वर्जन का एनर्जी मास इक्वेशन से एग्जांपल हम दे सकते हैं क्या? मतलब टाइम कोई कुछ पूछ रहा है तो देखो भाई, सोरादीप शायद तुम्हारा नाम है, सुनो, जो तुम बोल रहे हो वो हमको मालूम है कि डेल्टा ई जो एनर्जी का चेंज होता है वो एक्चुअली डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है, वो डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या है कि जैसे सपोज तुम्हारे पास यूरेनियम का 235 का सपोज एटम है, और यूरेनियम 235 के एटम पे सपोज तुमने न्यूट्रॉन कुछ भी न्यूट्रॉन जो है वो तुमने अगर बम्बार्ड किया, तो यूरेनियम न्यूट्रॉन के, ठीक है, इक्वेशन से जो सामान बनता है, एक्चुअली सामान बनता है, ठीक है, वो एक्चुअली देखो वो एक्चुअली कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है, उसके अंदर से कुछ चीजें निकलती हैं, रुबिडियम बनता है, सीजियम बनता है, 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, ठीक है, एंड ठीक है सो ऑन। तो थिंग्स जो हमारे पास में हैं कि इसके अंदर इसका मास और इसका मास ऐड करोगे, और इसका मास और इसका मास ऐड करोगे, ठीक है, एग्जैक्टली मास, नीचे के नंबर्स नहीं, तो तुम्हारे पास में एक छोटा सा मास जो है ये एक्चुअली डिफेक्ट के फॉर्म में आएगा कि इसका मास थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू इसका मास, जरा सा डिफरेंस है, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ मास, ठीक है, इज एक्चुअली केप्ट हियर डेल्टा एम, एंड उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस रिएक्शन का एक्चुअली डेल्टा ई बन जाता है, कितना एनर्जी लिबरेट हुआ है। यस सर मुझे वो वाला पार्ट पता है कि इसमें 15% मास का लॉस होता है, बट व्हाट आई एम आस्किंग इज कि हमें तो मास टू एनर्जी कन्वर्जन मिला, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो जिसमें से एनर्जी से हमें मास मिल रहा है? हाँ, एनर्जी से मास एक्चुअली देखो ऐसे बन सकता है, ऐसे एक्चुअली बनता है कि देखो दो चीजें हैं, अगर तुम प्योर एनर्जी से मास बनाते हो तो देयर आर एक्चुअली मेनी कॉम्बिनेशंस जो कि हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर बन सकता है, या फिर इसका एक छोटा सिंपल एग्जांपल पता है क्या है? वो ये है कि जब तुम किसी न्यूक्लियस को स्मैश ओपन करते हो, तो फॉर एग्जांपल कि कार्बन का न्यूक्लियस है, तो कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स हैं। तो तुम 6 प्रोटॉन्स का मास अगर अलग से निकालोगे, ठीक है, और अगर 6 न्यूट्रॉन्स का मास अगर तुम अलग से निकालोगे, तो इनका सम मुझे पता है कि इनका सम ज्यादा है। तो दैट मीन्स अगर तुम इसे ओपन करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वापस से उतना अमाउंट ऑफ एनर्जी इसे देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे ये ओपन होगा। तो जब वो वाला एनर्जी जब तुम देते हो तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये जब अलग अलग होता है तो किस फॉर्म में वो ये वाला एनर्जी कहाँ जाता है फिर? तो तुम फाइनली देखोगे तो इनका मासेस वापस क्या होगा बताओ? वो इंडिविजुअल स्टार्टिंग मासेस के बराबर हो जाएगा। मतलब इट्स लाइक प्रोटॉन का मास इंडिविजुअली और कंबाइंड फॉर्म में एक्चुअली अलग अलग है। जब भी तुम उनको कंबाइन करोगे तो ये एनर्जी लिबरेट कर देगा तुम्हें अपना मास कम करके, या तो इसे वापस ओपन करोगे तो तुमसे वापस एनर्जी डिमांड करेगा। बिना ये एनर्जी दिए तुम इस न्यूक्लियस को ओपन नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो रिवर्स कन्वर्जन भी हो जाएगा, ठीक है, फ्यूजन और फिशन के अंदर, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। अब मतलब ऐसा वन ऑफ द एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, इसलिए ऐसा होता है कि हम न्यूक्लियस को जनरली ओपन नहीं कर सकते। इसलिए ये न्यूक्लियस पता है कब तक ओपन नहीं होंगे? ये न्यूक्लियस तब तक ओपन नहीं होंगे जब तक तुम कार्बन के न्यूक्लियस को अगर किसी और से रिएक्ट करके किसी और ऐसे हैवियर न्यूक्लियस में ना कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर और ज्यादा मास डिफेक्ट होता हो, ताकि जितना एनर्जी इसे सप्लाई करने को दिया जा रहा है उससे ज्यादा वापस लिबरेट हो जाए। तो ओवरऑल नेचर में जो रिएक्शंस मिलती हैं तुम्हें एक्सोथर्मिक, उसमें तो जनरली मास ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है, रिवर्स कन्वर्जन नहीं होता, ठीक है। इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन इक्वल टू एनर्जी इंक्रीज, नहीं, क्यों? न्यूक्लियर फोर्स कहां रहा? 006 शिवेन बोल रहे हो क्या? हाँ सर न्यूक्लियर फोर्स होता है, बट फिर वो इतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हो सकता कि वो ओवरपावर कर ले, मतलब कंप्लीटली ओवरपावर कर ले। क्या बात कर रहे हो यार न्यूक्लियर फोर्स तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। अरे कमाल कर रहे हो। तो फिर यार न्यूक्लियस कैसे बनता है, हीलियम कैसे बनता है यार? तुमको तो पता होगा ऑफ सुनो, हेलो, सुनो, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में न्यूक्लियर फोर्सेस हैं,
हाँ सर। सब समझ रहे हो, सबसे सबसे वीक फोर्सेस में ग्रेविटेशन है, सबसे स्ट्रांग में न्यूक्लियर है, उसका रेंज बहुत छोटा है। न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है तो चिपक के कैसे बैठा है यार वो, ऐसा थोड़ी है यार। चलो खैर, तो न्यूट्रॉन्स भी चाहिए होते हैं ना न्यूक्लियर फोर्स के लिए, अगर मैं खाली प्रोटॉन्स को मतलब एक हाँ हाँ जगह ठीक है, कंसंट्रेट मैं कर दूं। मैं मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ कि न्यूट्रॉन्स भी चाहिए होते हैं, ठीक है, दैट इज वन थिंग, बट तुम्हें क्या लगता है कि तो फिर उसका उसका देखो चार्ज तो जीरो है न्यूट्रॉन का, तो तुम जीरो चार्ज को डाल के पॉजिटिव चार्ज कैसे चिपका सकते हो? तुम दो प्रोटॉन्स और दो सर न्यूट्रॉन्स पर लेके, न्यूट्रॉन तो बैरियर की तरह एक्ट कर रहा है ना। नहीं नहीं अब यार, यार तुम लोग मतलब ऐसे क्यों सोच रहे हो कि बिल्कुल तुम उसको रोक लोगे? मतलब तुम बोल रहे हो कि दो न्यूट्रॉन बीच में लाने से भाई क्या हो गया कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन में नहीं है। मतलब हाउ कैन यू मेक श्योर कि वो दोनों आपस में टच ना करें एक दूसरे को? तो अगर अच्छा अगर मान लो वो ठीक है, वो अगर बैरियर भी है, चलो हम जो तुम्हारा मॉडल एक बार के लिए मान लेते हैं कि सर मैं तो ऐसे मानूंगा सर, ये रहे दो न्यूट्रॉन, ठीक है, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है, और ये रहे सर दो प्रोटॉन, तो सर इन्होंने देखो आपस में जो है टच नहीं किया एक दूसरे को। अरे तो इन्होंने टच नहीं किया तो तुम इसका रिपल्शन अकाउंट में ले रहे हो तो इनका अट्रैक्शन तो लोगे ना, इन एनी विच वेज तुम्हारा तो वही स्टेटमेंट थोड़ा सा वो हो जाता है ना, इनका तो अट्रैक्शन लोगे। तो जब इसको ओपन किया तो ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स तो गया कि नहीं गया शिवेन? गया सर। तो और बाय द वे ये एक्चुअली रॉन्ग है यार, ये थोड़ी बैरियर लगा लगा के चिपकाया है हमने इसको यहाँ पे यार, ऐसा थोड़ी होता है। ये ऐसे कोई टू डायमेंशनल तुम्हारा रंगोली थोड़ी है कि तुमने स्पीयर से स्पीयर मिला के इसको ऐसे बना दिया है यार। ठीक है खैर चलो, वो ऐसे नहीं सोचना है तुम्हें। हमको अगर ये एलिमिनेट करना होता तो हम लोग चलो रॉन्ग ट्रैक पे हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्वियसली न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग है उसके अंदर, तो हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि लास्ट स्लाइड सबने कॉपी किया ना भाई, तो रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर क्या था हमारे पास में कि सबसे पहले तो रिलेटिव एटॉमिक मास में, ठीक है, उसने उसने एटॉमिक मासेस नहीं ढूंढे, एब्सोल्यूट मासेस वर नॉट डिस्कवर्ड, एब्सोल्यूट मासेस वर नॉट नोन, वो तो हमें नहीं पता थे, बट समहाउ किसी तरह से एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन से, जो कि अगेन हम लोग अभी नहीं लेकिन 2-3 लेक्चर बाद शायद देख लेंगे, बट समहाउ, ठीक है, समहाउ वी कुड कैलकुलेट, हम ये सब निकाल सकते थे, ठीक है, वी कुड कैलकुलेट दैट हाउ मच टाइम्स, कितना कितना टाइम, हाउ मच टाइम्स is one atom, how much times is one atom heavier than the other, एक एटम दूसरे के मुकाबले कितना टाइम्स हैवी है, हम ये निकाल सकते थे। फॉर एग्जांपल देखो मैं तुमसे क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास में हाइड्रोजन का एटम था, ठीक है, मेरे पास में हीलियम का एटम था, ठीक है, मेरे पास ऑक्सीजन का एटम था, ठीक है, और ठीक है एंड सो ऑन, सल्फर का एटम था। तो मुझे इनमें से किसी का एटॉमिक मास नहीं पता, ठीक है, आई डोंट नो इसका मास क्या है, आई डोंट नो इसका मास क्या है, इसका मास क्या है एंड इसका मास क्या है, ठीक है, हमें इसमें से किसी का एटम का मास नहीं पता, लेकिन ठीक है, मतलब इसका m1 कितना है वी डोंट नो, कितना ग्राम है वी डोंट नो, ये ठीक है, ये एक्चुअली मतलब है एब्सोल्यूट मास का। एब्सोल्यूट मास का मतलब क्या है कि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू मालूम चल जाए कि दिस इज द वेट, तुम बस इतना जानते हो इसके अंदर, व्हाट यू नो, ठीक है, व्हाट वी एक्चुअली केम टू नो इनिशियली वाज जस्ट एटॉमिक मासेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हमें ये पता था कि हीलियम इज, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बात हमको पता था, 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन है मास के मामले में, ठीक है। सिमिलरली हमें ये पता था कि ऑक्सीजन इज एक्चुअली 2 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ हीलियम, ऑक्सीजन इज एक्चुअली 4 टाइम्स ऑफ हीलियम, ये सब हमें पता था। सल्फर इज एक्चुअली 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। गैसियस स्टेट से 35 नंबर, ये जो कैलकुलेशन हम देख रहे हैं ये एक्चुअली सिंपल गैसियस स्टेट से आ जाता है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे 2-3 क्लास बाद में, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी वगैरह हम इक्वेशन सीखेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम गैस में कैसे काम करता है, उसमें तुम कुछ नई बातें सीखोगे,
तो ये उससे आता है, तो हमें इसका आइडिया लग गया था, लेकिन हमें अभी भी ये नहीं पता था कि इसके एक एटम का मास कितना है। जो हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास में चार लोग हैं, ठीक है, तो कोई लड़का जिसका वेट 50 केजी के अंदर हो, है क्या हमारे बीच में? 50 किलो के अंदर का कोई लड़का है क्या? कोई गर्ल है? ओके, ओह माय गॉड, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? अनिया। अनेया, ओके अनेया। अनेया तुम पहले इंटीग्रेटेड में थी ना? हाँ सर। तो मैं तुम्हारा आज नाम सुबह बोल रहा है तो तुमने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? तुमने होमवर्क मैं किया है आज के अनेया? सुबह के लेक्चर में नहीं थी। तो तुमने होमवर्क किया है अनेया? हाँ सर, आपको भेजा था ना, लेट भेजा था। लेट भेजा था अनेया? ठीक है अनेया, मैं तुम्हें बस जस्ट मैं इन्फॉर्म कर दूं कि वो सब लेट भेजने वाले बेचारे बाहर थे आज की क्लास में, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम तुम शायद बाहर रहोगी अगर ऐसे लेट भेजोगी तो, ठीक है? ओके, अच्छा अनेया, वैसे वेट ऑलमोस्ट 50 वेट ले लूं अनेया मैं तुम्हारा? हाँ। ओके ठीक है। शिवेन तुम्हारा वेट कितना है? भाई शिवेन, वेट कितना होगा कुछ बताओ ना। ठीक है चलो 75 ले लें। अच्छा कोई 80 प्लस है क्या बच्चा हमारे पास में? यस सर। ओह माय गॉड, गुड बॉय। क्या नाम है खाते पीते खानदान बच्चा, बताओ भाई। पार्थ। पार्थ कितना है वजन? 95। ओ अरे तो तुम सही में डबल हो गए, मुझे लगा मिलेगा ही नहीं रेंज हम लोगों को। अच्छा सॉरी भाई, 78 हमारे पास में मान लो ये, ठीक है। अनेया जो है ये एक्चुअली हमारे आज से हमारे क्लास का कौन सा एलिमेंट है भाई अनेया? ये हमारे क्लास का हाइड्रोजन है। कोई और है जो ये खिताब लेना चाहता है, जो क्लेम करता है कि उसका वजन इससे कम है? एनीबडी देयर? ये क्लेम कर सकता है कि अनेया से हल्का होगा? ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि शिवेन जो है, ठीक है, ये एक्चुअली हमारा कार्बन है, लेट्स से, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पार्थ जो है ये हमारा ऑक्सीजन है। ऐसे ही जस्ट थोड़ा वेट के हिसाब से इनको अरेंज कर दिया है। तो अब बताओ मुझे कि अगर, ठीक है, अगर मुझे इन तीनों के वेट मुझे मालूम है, ठीक है, और मैं इनका रिलेटिव वेट अगर मैं मेजर कर सकता हूं, तो मैं किसको अपना रेफरेंस लूंगा? व्हाट शुड बी माय रेफरेंस? कार्बन। ओह माय गॉड, तुम लोगों के रटे हुए हाइड्रोजन। आंसर जो है ना बहुत इरिटेटिंग। ये ऑब्वियसली किसके हाइड्रोजन लिए, यार। मतलब ये किसके लिए सर, जो अभी आपने लिखा है उसके लिए हाइड्रोजन है? हाँ हाइड्रोजन। क्यों कार्बन को क्यों चेंज कर? अभी देखो, रट के मत जवाब दो, सोच के जवाब दो। तुम बताओ ना। सुनो, मेरे पास में सपोज अगर लेंथ मेजरमेंट करना हो मुझे, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास में सारे स्केल टूट जाएं और तुम्हें एक्चुअली लेंथ मेजरमेंट करना हो, तो लेंथ मेजरमेंट करना हो तो तुम अपना यूनिट का लेंथ क्या लोगे बताओ? तुम अपने लेंथ का यूनिट क्या लोगे? जो सबसे छोटा यूनिट होगा लेंथ का वो लोगे ना। तो सपोज मैंने पेन को अपना लेंथ यूनिट का मेजरमेंट लिया है, तो मैं अपनी हाइट निकालूंगा अगर, ठीक है, तो मेरे पास में मैं कितने पेन रिपीट कर सकता हूं ये आ जाएगा ना। बताओ, ये होगा ना मेरा रिलेटिव हाइट। तो मेरी हाइट क्या आ जाएगी? सपोज 15, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। 15 हाइट है मेरी। सपोज मैं अगर दीवार की हाइट निकालूंगा तो मैं उसके ऊपर कितने पेन खड़ा कर सकता हूं मैं, ठीक है, मैं ये हाइट निकाल लूंगा। सपोज वो वाली हाइट आ जाएगी 60। तो ये देखो, मैं इसको क्या बोलूंगा? 15 को मैं क्या बोलूंगा बताओ? दिस विल बी कॉल्ड रिलेटिव हाइट। 60 क्या होगी बताओ? दिस विल बी कॉल्ड रिलेटिव हाइट। अच्छा अब सोचो, अगर मैंने अपनी हाइट को रेफरेंस लिया होता तो क्या ड्रॉबैक होता? क्या ड्रॉबैक होता? वो वॉल आपसे 4 गुना ज्यादा बड़ी है। नहीं वो तो ठीक है,
वॉल का तो मैं बोल देता कि वॉल का रिलेटिव हाइट जो है वो चेंज हो जाता, वॉल का रिलेटिव हाइट जो है वो चेंज हो जाता और 4 हो जाता, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम पता है कि प्रॉब्लम जो है वो पेन का लेंथ निकालने में है। तो पेन का लेंथ मेरे पास में अननेसेसरली डेसिमल में आना शुरू हो जाएगा ना, बताओ। हमारा एम क्या है, जब हम लोग रेफरेंस लेते हैं तो रेफरेंस लेने का सिंपल सा लॉजिक है कि सबसे छोटा एटम रेफरेंस लो ताकि सारे बड़े एटम्स जो हैं वो 1 से बड़ा नंबर बन के आ जाएं। इतनी सी बात है ना भाई। बोलो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ गया सर। हाँ सर। ठीक है, सब लोग समझ गए, इतनी छोटी सी बात है। तो व्हाट वाज, ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, हाँ मैं बता रहा हूं, देखो। तो दिस वाज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव मास। तो जब जब हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास डिफाइन किया, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? is atomic mass सॉरी सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड में चला जाऊं ना, 1 मिनट। हाँ लो। ठीक है सर, हो गया। Relative atomic mass is atomic mass of any atom is atomic mass of any atom of any atom with respect to a reference atom, a reference atom। ये पहली बात तो ये एक्चुअली मीनिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास का, ये मीनिंग है रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसका मतलब देखो, इसका मतलब हमें कोई रेफरेंस एटम चूज करना है और बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी एक्चुअली इक्वल टू, देखो क्या बन जाएगा, मास ऑफ दैट एटम, मास ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ, डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ रेफरेंस एटम, मास ऑफ रेफरेंस एटम। 35 नंबर देखो, ये समझ में आया क्या तुम्हें? अच्छा, इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास विल जस्ट बी अ रेशियो, वो जस्ट एक रेशियो होने वाला है ना, वो जस्ट एक रेशियो होने वाला है ना। एंड ठीक है, एंड एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा, एंड एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा जो बस तुम्हें इतना ही तो बताता है। सुनो, दिस जस्ट टेल्स यू दैट हाउ मेनी टाइम्स द रेफरेंस इज योर वेट। बस इतनी सी बात बताएगा। उस रेफरेंस के सामने तुम्हारा वेट कितना टाइम्स है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, जनरल हमारा एम क्या होना चाहिए? द रेफरेंस एटम शुड बी क्या, बताओ? द रेफरेंस एटम शुड बी, बोलो क्या? lightest, यस, ऑब्वियसली लाइटेस्ट, should be lightest, so that RAM की वैल्यू क्या निकल के आए? RAM is conveniently more than 1 always, हमेशा 1 से बड़ा निकल के आए। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है क्या? कुछ बताओ। सर ग्रेटर देन 1 ही क्यों? ग्रेटर देन 1 ही क्यों का मतलब, तुम्हें लेस देन 1 में कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, बस अच्छा।
तुम मुझे बताओ ना, अच्छा ठीक है, तुम्हारे हाथ में अगर सब कुछ स्क्रैच करके तुम्हें अगर स्ट्रक्चर करने को दिया जाए और रूम में 10 लोग बैठे हों, जिसमें मैं हूं, तुम हो, सब लोग बैठे हैं, और जो है अनया जो है बस वो ठीक है सबसे जो है हल्की बच्ची है, तो तुम क्या रेफरेंस क्या पार्थ को लोगे क्या यार? अगर रेफरेंस पार्थ को लोगे तो 90% क्लास का तो वेट जो उसका आरएम आएगा 90% क्लास का, वो सब ऐसे आएगा 0.4 0.6। इन सब डेटा से स्टडी करने से ज्यादा बेटर वो है ना यार, 4/10 टाइम्स ऑफ पार्थ है। सो ये समझने से तो बेटर है ना यार अपन लोग ओके नहीं है खोलें, समझ रहे हो ना? समझ गया। हाँ, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि रिलेटिव मास ऑफ अनया जो है वो कितना होगा बताओ? 1, ऑब्वियसली 1 ना, रिलेटिव मास ऑफ अनया 1 हो जाएगा। रिलेटिव मास ऑफ जो है शिवेन क्या हो जाएगा? ठीक है, वो कुछ हो जाएगा 78 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज इक्वल टू कितना होता है बताओ? ये 156, मतलब क्या बताओ? 1.56। अब इसका मतलब देखो ये चीज कितनी अजीब है। देखो तुम्हें जो पता है ये 1.56 पता है, तुमको अभी तक ये सब नंबर्स नहीं पता है, तुम्हें सिर्फ ये पता है कि शिवेन जो है वो 1.56 टाइम्स ज्यादा हेवियर है, ठीक है, इससे अनया से। ना तुम्हें इसका एब्सोल्यूट मास पता है, ना तुम्हें शिवेन का एब्सोल्यूट मास पता है। तो दैट वाज नॉट अ वेरी बिग डेवलपमेंट, छोटा बड़ा डेवलपमेंट था ये, लेकिन बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं था ये, क्योंकि हमें आज भी एटम्स के मासेस नहीं पता है, और जब तक एटम का मास नहीं पता है तब तक हम वो नंबर ऑफ एटम्स नहीं ढूंढ पाएंगे। ओफो 35, रुक जाओ भाई, दुनिया में हर चीज एक बार में मतलब कंटिन्यूस स्टोरी नहीं होती है ना यार, थोड़ा पेशेंस रखो। अभी जब मैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बताऊंगा तो तुम पीछे ही पड़ जाओगे, सर ऐसे कैसे ढूंढ लिया आपने सर उसमें से? रिलेटिव मास की बात कर रहा हूं, हाँ रुक जाओ। अरे मैं बोल तो रहा हूँ गैसियस स्टेट में देखना थोड़ा सा, उसको शायद तुम्हें समझ में आएगा, अभी हम नहीं पढ़ सकते ना। फिर तो तुम ये पूछ लो कि सर डाल्टन ने कैसे बताया? सर डाल्टन ने जब माइक्रोस्कोप दिया तो उसने सर कैसे बोल दिया कि सबके सब एटम्स जो इंडिविजुअल होते हैं? ऐसे कैसे बता सकते हैं हम लोग? ठीक है, अभी देखो उसके लिए रुक जाओ प्लीज। अच्छा चलो, बस अब मुझे एक छोटा सा प्रॉब्लम और है। डू यू नो कि हाइड्रोजन हमारा रेफरेंस नहीं है आज? यस सर, हाँ बाय सर। 12 ऑफ C12। अच्छा तो हमारा रेफरेंस क्या है बताओ? कार्बन। कार्बन। 1 by 12 of C12। अच्छा, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग क्या फिर मतलब, अब पता नहीं तुम्हें कैसा लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, समझ में आए ना आए, बट जो बात है अभी वो ये है, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, एकदम से एक दिन हम लोगों ने क्या किया पता है? हम लोगों ने एक दिन अनया को पूरा लेते थे हम लोग रेफरेंस, हम लोगों ने अनया को छोड़ दिया, ठीक है, हम लोगों ने अनया को छोड़ दिया, ठीक है, हाइड्रोजन वॉज डिस्कार्डेड, हाइड्रोजन वॉज डिस्कार्डेड, ठीक है, एंड कार्बन 12 आइसोटोप वॉज पिक्ड, कार्बन 12 आइसोटोप वॉज पिक्ड, उसको हमने उठाया, ठीक है, जो कौन था अपना, ठीक है, शिवेन था, ठीक है, शिवेन को उठाया, ठीक है, एंड हमने एंड वाज चोजन एज रेफरेंस, एंड वाज चोजन एज रेफरेंस। शिवेन खुश हो? बहुत सर। गुड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? देखो सब लोग को दिक्कत हो रही है कि तुमने अगर कार्बन 12 को अपना रेफरेंस चूज कर लिया, तब तो फिर सबका मास जो है वो कम हो जाएगा ना, बताओ, आरएम, क्योंकि कार्बन खुद जो है C12 वॉज क्या बताओ, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का 12 गुना ज्यादा था। तो हमने पता है दूसरा इंटरेस्टिंग काम किया, हमने शिवेन को लिया, ठीक है, और जो है शिवेन के हम लोगों ने 12 पीसेस किए, ठीक है, शिवेन के हमने 12 टुकड़े किए, और इसमें से जो ये एक टुकड़ा था, ठीक है, इसमें जो ये एक, ठीक है, एक जो पीस था शिवेन का, इसको हमने रेफरेंस लिया,
दैट मीन्स इतना इतना बड़ा पेन लेने की क्या जरूरत थी? ये क्या स्टुपिडिटी है कि पहले तो क्या करो बताओ, 12 टाइम्स वाला जो है एक एटम लो और फिर उसके जो है 1/12 पीसेस करो और फिर उसको बोलो डिफरेंस है आज से। हाइड्रोजन में बस एक ही प्रोटॉन था, इसमें सर न्यूट्रॉन इसके और वो प्रोटॉन इंटीजर वैल्यूज आएंगे बाकी सारे वेट्स के। अरे वाह क्या बात है। हाँ चलो, बात तो तुम्हारी ऑलमोस्ट सही है, कुछ गलत है कुछ सही है, बट ठीक है ठीक है। सर मुझे इसका लॉजिक जो समझा वो ये था कि 1/12 ऑफ अगर हम वो करेंगे तो हमें मीन अप्रोक्सीमेटली मीन मास ऑफ उसका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मीन मास टाइप्स आ जाएगा, तो फिर थोड़ा ज्यादा क्लोज हो जाएगा। ज्यादा अच्छा लॉजिक तो वो नहीं है यार, फ्रैंकली बताऊं, ठीक है, ज्यादा अच्छा लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, लॉजिक जो है वो इसका मीन मास से ज्यादा, ठीक है, इसका लॉजिक मीन मास से ज्यादा मास डिफेक्ट को ओवरकम करने का है। मेरी बात सुनो, देखो मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं। सपोज ये हाइड्रोजन है, देखना ध्यान से देखो, ये मान लो ये लेंथ हाइड्रोजन है, तो हीलियम बताओ कितना होगा, बताओ, 1, ठीक है, और 2, आई एम सॉरी थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, 2 और 3 और 4, बोलो ये हीलियम होगा? यस सर। अच्छा सुनो, अब व्हाट इफ आई से कि ये हीलियम नहीं है, बिकॉज इसके अंदर एक्चुअली इतना जो है वो मास इफेक्ट में चला गया, बहुत स्मॉल अमाउंट, मैंने तो यहाँ पे ठीक है बड़ा मार्क कर दिया, इतना जो है वो मास डिफेक्ट है। अगर मास डिफेक्ट है इतना, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक्चुअली हीलियम जो है वो ये है, ये हीलियम है, ये नहीं है, ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, कि कार्बन जो तुम सोच रहे हो जो एक्चुअली बनेगा, तो कार्बन क्या होगा बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, जो उसमें आएंगे तो ये एक्चुअली कार्बन होना चाहिए था। बट कार्बन में क्या है कि फिर से मास इफेक्ट आ जाता है थोड़ा सा, जितना बड़ा आटम लोगे उतना ज्यादा मास इफेक्ट आएगा, उतना ज्यादा मास इफेक्ट आएगा। तो मेरे पास में यहां से यहां तक का जो हिस्सा है ये एक्चुअली कार्बन है, ये वाला हिस्सा हमें डिस्कार्ड करना पड़ेगा। दिस इज लॉस्ट इन एनर्जी, ये एनर्जी में लॉस्ट है। तो अब सुनो, अगर क्या है, अगर तुम इसका एक्चुअली ये वाला हिस्सा कार्बन लेके, तुम अगर जो नीचे मैंने ये जो लेंथ मार्क किया है ये यहां से यहां तक, अगर तुम ये हिस्सा कार्बन 12 का लेते हो और तुम इसका 1/12 करते हो, तो कैन यू रियलाइज कि एक्चुअली इसका 1/12 करोगे तो वो हाइड्रोजन से थोड़ा सा छोटा आएगा, हाइड्रोजन से थोड़ा सा छोटा आएगा। ये समझ रहे हो क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस क्या आएगा ना, ठीक है। अब तुम देखो, अब तुम ये नहीं बोल सकते इसका, देखो इसका मीनिंग ये बोलना गलत है कि वो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एवरेज है, क्योंकि अगर ये बात सही होती, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का एवरेज है, सिर्फ इतनी सी बात होती अगर एवरेज मास का, तब तो बताओ तुम्हारा C12 का 1/12 जो है वो एक प्रोटॉन के मास से ज्यादा आना चाहिए कि नहीं, नहीं आना चाहिए, बिकॉज न्यूट्रॉन थोड़ा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। तो अब अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुम्हारा C12 का 1/12 जो है वो एक प्रोटॉन के मास से ज्यादा नहीं होता, पता है, क्योंकि जब हम लोग इसको रेफरेंस लेते हैं एंड व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम दिस वैल्यू, तो वैल्यू 1.008 आती है, 1.00। प्रूव हुआ था कि प्रोटॉन्स के भी अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं देखो सुनो सुनो, जस्ट बिकॉज मास कम हो गया है, इससे ये प्रूव नहीं हो रहा है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन डिविजिबल है। ये यार ये तो कुछ डीप शिट है यार, इसको अपन मास अपन देख नहीं सकते, उस मास को एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स हमने स्मैश ओपन करके देखे थे कि उसमें सब उसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स हैं, हमने उसका प्रेजेंस फील किया था। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन ऑल दिस मेस इज कि ये हमारे पोर्शन में नहीं है, जो भी बता रहा हूं दैट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली यूजलेस। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू फील इज कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डूइंग 1/12 ऑफ कार्बन एंड टेकिंग एब्सोल्यूट हाइड्रोजन। एब्सोल्यूट हाइड्रोजन लेने में क्या ड्रॉबैक था कि एक्चुअली आगे के एटम्स में जब तुम एक्चुअली आयरन वगैरह पे जाते हो, जब तुम कहां जाते हो आयरन वगैरह पे, तो आयरन वगैरह में जो 56 न्यूक्लियॉन्स ऐड होते हैं उसमें इतना ज्यादा मास डिफेक्ट आ जाता है कि साफ साफ जो है ना एक आध एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, एक आध एटॉमिक नंबर का डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। इट विल बी अ ह्यूज, मतलब इतनी सिग्निफिकेंट मार्जिन कि तुम कैलकुलेशन करोगे तो रॉन्ग आंसर आने शुरू हो जाएंगे। तो हमने जो कार्बन को चूज किया उससे एक फायदा हो गया। उससे क्या फायदा हो गया, एक तो क्या है कि क्योंकि मास डिफेक्ट अकाउंट में आया है, इसलिए दूसरे एटम्स का मास थोड़ा सा क्लोजर टू इंटीजर आता है एज कंपेयर टू बाय टेकिंग द रेफरेंस एज हाइड्रोजन अलोन।
सिर्फ हाइड्रोजन लेते हो तो बाकी सबका मास इतना क्लोज इंटीजर नहीं आता जितना कार्बन की 112 से आता है। ठीक है, तो आइसोटोप का मास कंपोजिशन समझो कि इसका मास डिफेक्ट समझो, सब कुछ टेकन इनटू अकाउंट, एवरीबॉडी एग्रीड टू टेक दिस एज द, ठीक है, एज द रेफरेंस। ठीक है, एंड द न्यू रेफरेंस वाज, and the new reference weight was 1/12 of C12 isotope, C12 isotope। तो यही AMU बना ना, एटॉमिक मास हाँ यूनिट। हाँ हाँ, यही AMU बना। एक बार इसे जरा इतना जो कॉपी करो, और तो आज से बताओ RAM का फॉर्मूला क्या हो गया, बताओ। RAM का फॉर्मूला हो गया that it is mass of atom divided by क्या बताओ, 1/12 into mass of C12 atom। इतना लिखा भाई? यस सर। ओके, हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं क्या? 3:45। ओके, तो मैं देखो नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं। ठीक है, और इतना तो हम सबको पता है कि मास ऑफ एटम जो है वो मास ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या है बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, अरे स्टाइलस, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेग्लिजिबल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, मैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस मैं मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इज क्या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कुछ m नॉट मान लेता हूं। मान लेते हैं कि m नॉट इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन, मान लेते हैं m नॉट इज मास ऑफ वन न्यूक्लियन। ठीक है, तो बताओ मैं ऐसा बोल सकता हूं हीलियम का एटम होगा हीलियम 24, बताओ इसका मास कितना होगा, इसका मास कितना होगा बोलो? 4m0। हाँ 4m0। ठीक है, कार्बन का एटम होगा C612, इसका मास कितना होगा? 12m0। ठीक है, कार्बन का एटम अगर C613 है तो इसका मास कितना हो जाएगा? 13m0 एंड सो ऑन। तो बताओ RAM ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? RAM ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस RAM तो यही होने वाला है। क्या बताओ ऊपर क्या लिखा जाएगा? हीलियम का मास 4m0, नीचे क्या लिखा जाएगा? 1/12 ऑफ 1m0, 1/12 ऑफ कार्बन के 12 आइसोटोप का मास 12m0। 12 से 12 कैंसिल, m0 से m0 कैंसिल। एक ऐसे स्टूपिड कैलकुलेशन टाइप में निकल के आ रहा है जो हम लोग कॉमन सेंस से बोल देते, बट फिर भी देखो हम लोग थोड़ा एक बार बोर होके फाइनली सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है, तो आंसर निकल के आता है 4। दिस एक्चुअली मींस कि हीलियम क्या है बताओ? 4 टाइम्स ज्यादा भारी है किसके? 1/12 ऑफ कार्बन एटम के। ठीक है, तो मैं ये हमेशा के लिए जनरल याद कर सकता हूं कि RAM इज जस्ट क्या बताओ? जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स फॉर एनी एटम। किसी भी एटम के लिए RAM जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है। ये बात तुम पहले से जानते थे। एक बार जरा ऐसे लिख लो,
So mass number. हाँ एक्चुअली मतलब इक्वल टू मास नंबर. RAM एक्चुअली is just equal to mass number. ऑलमोस्ट इक्वल टू आएगा ना. तो जैसे हाइड्रोजन के लिए हमारे नहीं, पास आयरन एक्सेप्शन आया था कि मतलब उसमें उसका फेल हो जाता है हाइड्रोजन काम करना. वैसे हाँ. ही C12 1/12 of C12 100 सारे एलिमेंट्स में चलता है, मतलब जितने भी हमारे पास होता है. हाँ सबको नहीं. सुनो, तुमको पता है एक्चुअली कार्बन हमारा फर्स्ट चॉइस नहीं था. इसके अंदर भी बीच में स्टोरी है. तो पता है हमने एक्चुअली हाइड्रोजन के बाद में हमने पहले ऑक्सीजन चूज किया था. एंड हमने मास इफेक्ट लेने के लिए पता है क्या किया, हमने जैसे हाइड्रोजन को लिया था, ठीक है, तो वैसे पहले हमने पार्ट को लिया था. एंड हमने बोला बताओ अगर हम लोग ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या रेफरेंस चूज करेंगे, बताओ बोलो. अगर ऑक्सीजन को लेंगे तो क्या रेफरेंस वेट हो जाएगा फिर हमारा 1/16 द मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. 1/16 मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. फिर पता है क्या हुआ कि एक्चुअली दे फेल टू स्पेसिफाई कि उन्हें एक्चुअली सिर्फ ऑक्सीजन 16 बोलना था. तो जो लोग ऑक्सीजन को इकट्ठा करते थे वो ऑक्सीजन के मास का 1/16 लेते थे. तो इस जो है ऑक्सीजन के अंदर ऑक्सीजन 16 ऑक्सीजन 18 भी आता था आइसोटोप, उसका 1/16 मतलब बहुत ज्यादा इश्यूज, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन था. तो 1/16 में 16 18 का एवरेज आना शुरू हो गया. तो इतना सारा कंफ्यूजन हो गया, उन्होंने सब कुछ डिस्कार्ड कर दिया एंड उन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कार्ड कर दिया. एंड दे सेड कि ये बार हम राइट रॉन्ग नहीं करेंगे, लेट्स चूज अ न्यू वन, एकदम फ्रेश ऑल टुगेदर, ठीक है, नया स्टार्ट करते हैं. इस बार उन्होंने गलती नहीं की. दे क्लियरली स्पेसिफाइड कि हम C12 आइसोटोप की ही बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी का 1/12 करना है, प्योर C12 वाले के मास का. इसमें कुछ C13 C14 नहीं आना चाहिए. सर उन्होंने कोई नोबल गैस या कोई नोबल एलिमेंट क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि वो ज्यादा इजी कंपैरेटिवली रहता. नहीं सुनो, देखो आइसोटोप्स नहीं आता. ऐसा नहीं है यार. मतलब अगर एटॉमिक मास निकाला जाए, अब देखो उन्होंने क्यों चूज किया, वो एक्चुअली कुछ भी चूज करते तो उनको इक्वली वो चीज चैलेंजिंग थी. प्योर कार्बन लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है प्योर कार्बन ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है. तो उनको जो कन्वीनियंट लगा उस समय उन्होंने लिया. तो इसका फिक्स आंसर नहीं है. तुम भी कोई और एटम लेके उसका कर सकते थे ऐसा डिवीजन, ऐसा नहीं है, ठीक है. बस और क्या रीजन, मतलब वो 1/16 और 4/16 बोलते तो भी वो सही होती हाँ थी. हाँ बिल्कुल. तुम जाके देखोगे ना तो तुम्हें मिलेगा ऑक्सीजन फॉज रेफरेंस, और उसका 1/16 मास लिया करते थे बहुत सालों तक. बाद में चेंज किया इसको. ये हमारा लेटेस्ट कन्वेंशन है, ठीक है. 1/16 कुछ नहीं लेंगे, क्या चीज, इसके आगे कुछ नहीं चेंज नहीं करेंगे C12 के बाद. ये तो कैसे बताया जा सकता है कुछ चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है. हमारे लिए तो इतना ही बहुत हो गया ना, ठीक है. चलो देखो इतना, अरे हमको उससे क्या मतलब है अभी, हम लोग को क्या करना, चुपचाप जो लिखा है रटना है, आगे चलना है. इतना लिखा. लेकिन वो जो 1/16 और 4/16 था वो भी 1/12 ऑफ कार्बन 12 के बराबर तो नहीं होगा ना? नहीं इक्वल नहीं है ना. हाँ तो ऑब्वियसली सुनो, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू हल्की से चेंज करेगी हर रेफरेंस लेने पे. अगर तुम हाइड्रोजन लेते तो ये, ठीक है, ये वैल्यू और कुछ निकल के आता, ठीक है. हाइड्रोजन लेते तो क्या निकल के आता, वो ये शायद 3.99 निकल के आता, ऐसा कुछ निकल के आता. फिर ये तुम अगर 1/16 कार्बन लोगे तो वैल्यू और कुछ निकल के आ सकती है, 1/8 एंड सो ऑन, सब में अलग अलग आ सकती है. ये तो हमने जो लिखा है ना बच्चे, ये तो खाली अप्रोक्सीमेटली है यार, अपन के लिए प्रैक्टिकली करने के लिए ये है, बाकी नंबर एग्जैक्टली ऐसा थोड़ी है. समझे क्या? हाँ सर अगर मैं कार्बन के एटम के अंदर ही ऐसे कर दूं तो 1/12 ऑफ कार्बन C12 इज नॉट इक्वल टू 1/14 ऑफ C14. फिर से बोलो क्या? हाँ अच्छा, हाँ तुम कर सकते हो. हाँ शिवेन, तुम कर सकते हो ऐसा, क्योंकि हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड होने पे मास डिफेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता, वो चेंज होता जाता है. समझ रहे हो? मास डिफेक्ट प्रोपोर्शनल तो चेंज होता जाता है. सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस पता है किसका बोला जाता है? वो एक्चुअली आयरन का बोला जाता है. मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आयरन का बोला जाता है. Iron is considered to be nuclear ash. What is nuclear ash?
न्यूक्लियर ऐश उसे बोलते हैं जिसपे फर्दर न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं की जा सकती है, समझ रहे हो? इसलिए सन वगैरह में क्या होता है, जब कुक होते होते तुम्हारा खाना जल के आयरन बन जाएगा तो क्या होगा, एकदम से कुकिंग बंद हो जाएगी, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन एकदम से स्टॉप हो जाएगी। तो अब तुम ये नहीं बोलोगे कि सर मैं 1/56 ऑफ आयरन ले लेता हूं वो नहीं किया है इन लोगों ने, ठीक है गाइस? सर हाँ सर, अगर हम लोग हाइड्रोजन लेते थे तो फिर हमको आयन में प्रॉब्लम आता था ना? हाँ आता था, बिल्कुल आता था। तो अभी हम लोग ने कार्बन 12 लिया तो फिर आगे कोई एटम में प्रॉब्लम नहीं आ रहा है एलिमेंट में? आ रहा है ना, तभी वो हाइड्रोजन का 1.008 हो गया है, देखो ना। सर नहीं, आयन के आगे कोई एलिमेंट प्रॉब्लम नहीं आती है? नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है, थोड़ी बहुत आती है। तुम्हें पता है यूरेनियम वगैरह का जो नंबर बताते हैं 235 238, तो एग्जैक्टली 1/12 का इतना टाइम थोड़ी है वो। ये तो जस्ट ये जो ऊपर नंबर लिखते हैं आज, इसका मतलब सिर्फ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स है, ठीक है। प्रैक्टिकली ये ऑलमोस्ट इक्वल टू आरएम है, बट प्रॉब्लम तो आती ही है, प्रॉब्लम आती है, बट हम क्या करें बताओ, ठीक है। हाइड्रोजन लेने पे प्रॉब्लम ज्यादा आती थी, कार्बन 1/12 लेने पे प्रॉब्लम थोड़ी सी कम आती है, ठीक है ना, आती है, क्या कर सकते हैं। ओके सर। लोग कम करते जा रहे हैं जैसे जैसे। कोशिश कर रहे हैं यार, ठीक है, अटेम्प्ट है, ठीक है। चलो इतना नहीं सोचना उस पर, चलो चलो थोड़ा यार आगे। तो मेरे को काम की बात तो तुमने करवानी ही नहीं थी। काम की बात क्या थी? काम की बात ये थी कि ये सब कुछ करने के बाद में, ठीक है, हम लोगों ने फाइनली क्या किया, सुनो। व्हेन यू डिफाइंड दिस, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, हम लोगों ने एटॉमिक मास यूनिट लिया एंड देखो हम लोगों ने क्या कर दिया, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट से जो देखो किसी भी रेफरेंस को, जैसे तुमने अपने पेन के लेंथ को, सपोज ये एक पेन है, तुमने क्या किया, तुमने इस पेन के लेंथ को क्या लिया था बताओ, तुमने इसको अपना रेफरेंस लिया था, ठीक है, तुमने इसको अपना रेफरेंस लिया था। अब बताओ अगर मैं, ठीक है, अगर मैं अपनी हाइट मेजर करता हूं तो मेरी हाइट जो है ये 15 निकल के आई। मैंने दीवार की हाइट मेजर की तो दीवार की हाइट जो है ये एक्चुअली 30 निकल के आई। किसी ने आके बोल दिया आज से इस पेन की लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है, बताओ। अब ये सेंटीमीटर उसने एक जो है एब्सर्ड यूनिट इस पे असाइन कर दिया, तो देखो इमीडिएटली सबकी लेंथ असाइन हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि ये 15 टाइम्स 1 सेंटीमीटर है, तो इमीडिएटली ये लेंथ कितना हो गया बताओ, 15 सेंटीमीटर। ये जो है 30 टाइम्स 1 सेंटीमीटर है, तो इसका लेंथ कितना हो गया बताओ, 30 सेंटीमीटर। तो जितने भी मेरे पास में आरएएम की वैल्यूज थी उन सबके आगे क्या होगा बताओ, एक डायमेंशन असाइन होना शुरू हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से इज, ठीक है, कि रेफरेंस को हमने क्या किया, हमने एक नाम दे दिया रेफरेंस को। वी एक्चुअली नेम द रेफरेंस एज 1 AMU। वी नेम द रेफरेंस एज 1 AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। इट वाज कॉल्ड एज 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। और ठीक है 1 U